हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों के डीएलएड 4th सेमेस्टर की साइंस की क्लास में जो मैंने आपको लास्ट में टॉपिक पढ़ाया था वो था आपका धातु का निष्कर्षण। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि धातु अधातु क्या होती है, फिर हम आ गए थे खनिज और अयस्क पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि किसी अयस्क से हम शुद्ध धातु को किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछ लेते हैं कि निस्तापन किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं, प्रगलन की क्रिया क्या होती है, या फिर आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि वगैरह। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, आप उसको देख लीजिएगा। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आपकी आवर्त सारणी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके काफ़ी सारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सारे बनेंगे, भले ही उसमें से पूछे क्या एक या दो क्वेश्चन ही आएगा, तो लेकिन पढ़ना आपको सारा का सारा पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, आवर्त सारणी को इंग्लिश में हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या होती है ये आवर्त सारणी? तो देखिए, हमारे आसपास काफ़ी सारे तत्व मौजूद हैं। पृथ्वी पर बहुत सारे तत्व हैं। पहले तो इतने नहीं खोजे गए थे, धीरे धीरे इनकी खोज होती जा रही है और ये बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हो, आपको आसपास अपने डोर या विंडो दिख रही होगी, उस पर कहीं ना कहीं आपको आयरन दिख रहा होगा। आयरन का मतलब लोहा। लोहा भी क्या है? आपका एक तत्व है। सबसे पहला तत्व मैंने आपको लोहा बता दिया। ऐसे ही बहुत से लोग गोल्ड भी पहने होंगे, तो जो आपका सोना है वो भी एक तत्व है। ऐसी चांदी की चीज़ें भी किसी के पास होंगी तो वो सिल्वर भी क्या है? एक आपका तत्व है। ऐसी ऑक्सीजन गैस को आप इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस क्या है? एक तत्व है। कार्बन हो गया तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, फ्लोरीन, बहुत सारे आपके एलिमेंट है। तो इन एलिमेंट को क्या किया गया? इनके रासायनिक गुणों के आधार पर या इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको एक व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार से अरेंज कर दिया गया और एक सारणी सी बन गई। वही सारणी कहलाती है आवर्त सारणी, यानी कि तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर एक व्यवस्थित क्रम में अरेंज कर दिया, वही बन गई आपकी आवर्त सारणी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आवर्त सारणी क्या होती है? आवर्त सारणी जो है रासायनिक तत्वों की एक ऐसी सारणी है जिसमें तत्व अपने परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुणों की पुनरावृत्ति के अनुसार रखे गए हैं, ठीक है। क्योंकि हम सब जानते हैं कोई एक तत्व है, उसके जैसा उसका रासायनिक गुण होगा वैसे काफ़ी सारे तत्व होंगे, यानी कि उसके रासायनिक गुण के जैसे और भी तत्व ऐसे हैं जो वैसा ही गुण प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उन सबको एक कॉलम में अरेंज कर दिया। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दोनों सेम सेम आपके व्यवहार प्रदर्शित कर रहे थे, तो उनको एक कॉलम में रख दिया गया और इस प्रकार से अरेंज करते हुए आपकी एक सारणी बना दी, ठीक है। तो वो हो गई हमारी क्या? आवर्त सारणी। रासायनिक गुण यानी कि उनका जो व्यवहार होगा, केमिकल जो उनका बिहेवियर होगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करना, क्षार के साथ अभिक्रिया करना, इस प्रकार का जो बिहेवियर है उस टाइप से। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है तो इसको देख लो। परमाणु क्रमांक का मतलब है, जिससे बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8, तो ऑक्सीजन में इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। सेम इसी प्रकार से अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कार्बन में इतने ही इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होंगे। ऐसे अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का होता है 7। अगर सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मैग्नीशियम का होता है 12। हालांकि ये एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने नहीं है क्योंकि इनका यहाँ कोई काम नहीं, बस मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जो भी आपका एलिमेंट है उसके केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और उसके आसपास क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं चक्कर। बस इन इलेक्ट्रॉनों का जो कक्षाओं में वितरण है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको यहाँ से सारे के सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं आपके जो आवर्त सारणी बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई हैं। सबसे पहले आपने आवर्त सारणी सुनी होगी किसकी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ से पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था जो तत्व थे उनको व्यवस्थित करने का। इस टाइम जितने तत्व मौजूद हैं उस टाइम उतने नहीं हुआ करते थे, बहुत कम तत्व खोजे गए थे, तो उन्हीं को अरेंज किया है। सबसे पहले किया गया आपका डॉबर्नियर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। पर जब आवर्त सारणी शुरू करते हैं वो मेंडलीफ से ही पढ़ते, क्योंकि उनकी मेंडलीफ ने काफ़ी सारे लगभग आपको 50 या 60 अप्रॉक्स तत्व होंगे उनको अरेंज किया था। 60 या 57 ऐसे कुछ होंगे, 55 से 60 के बीच में। तो डॉबर्नियर ने उससे पहले किया। उसके बाद आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम आया हुआ है, तो इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि है क्या। अगर मान लीजिए आपका 2 नंबर में आ गया तो कैसे लिखोगे आप?
डॉबर्नियर ने क्या किया था, इनका जो त्रिक नियम है, त्रिक का मतलब क्या है, 3-3 को लेकर के, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक समान गुणों वाले जो तत्व हैं उनके 3-3 का समूह को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। ठीक है, परमाणु भार क्या होता है, तो जो परमाणु भार है आपका वो उसका मतलब है कि जो एटम है उसका वेट कितना है, एटॉमिक वेट बोलते हैं इसको। और इसको जनरली हम मास नंबर से भी कंपेयर कर लेते हैं। मास नंबर कैसे निकालते हैं, तो जो भी एलिमेंट है आपका उसमें प्रोटॉन की संख्या और प्लस कर देते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, और ऐसे निकल आता है आपका मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या, उसी को आप मान करके चलिएगा परमाणु भार। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में उन तीनों को रखा। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के समझाऊँ तो आपको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीन को एक समूह में रखा। ठीक है, इन तीनों के परमाणु भार के आधार पर। अब उनका ये कहना था कि जो बीच वाले का परमाणु भार है, बीच के तत्वों का जो परमाणु भार है वो शेष दो तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है, लगभग औसत। लिथियम का जो परमाणु भार है वो होता है आपका 7, पोटेशियम का परमाणु भार होता है आपका 39। इन दोनों का जब आप औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 + 39/2। 7 और 39 को ऐड करिएगा तो कितने हो जाएंगे, 9 7 16, और यहाँ पर आ जाएगा 46/2। 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23। और ये 23 ही जो है आपका वो एटॉमिक वेट होता है किसका, सोडियम का। जो 23 एटॉमिक वेट है वो किसका होता है, सोडियम का। तो इन्होंने जो तत्व थे उस टाइम, जितने भी तत्व मौजूद थे उनको इस प्रकार से अरेंज किया 3-3 के ग्रुप में, और उन्होंने ये कहा कि जो बीच वाला है आपका, जो बीच वाला तत्व है, उन बीच वाले तत्वों का जो एटॉमिक वेट है वो शेष दोनों तत्वों के एटॉमिक वेट का औसत है, ये इनका कहना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बस इतनी ही आपको थ्योरी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। इसके बाद इनके जो यही इनका नियम बना, वही नियम कहलाता है हमारा डॉबर्नियर का त्रिक नियम। ठीक है, अब आते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के। इनके में 8 आपको वर्ड दिख रहा होगा, बस इसी से मिलता जुलता है। न्यूलैंड ने ये बोला था कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम रखेंगे, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर हम रखें तो किसी भी तत्व का 7 तत्वों को छोड़कर, जैसे ये हमने एक तत्व यहाँ रखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तत्वों को छोड़कर जो 8वां तत्व होगा वो ठीक पहले वाले के जैसे ही व्यवहार को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका ये वाला जो तत्व यहाँ पर आएगा वो तत्व पहले वाले तत्व के जैसा ही गुण प्रदर्शित कर रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया, ये जो 8वां तत्व जो यहाँ पर हमने रखा हुआ है इसको उठा करके कहाँ रख दिया, इसकी सीध में। किसकी सीध में, इस वाले तत्व की सीध में। इस प्रकार से इन्होंने अरेंज की थी। इनकी आती नहीं है ना कोई आपको सारणी वगैरह बनाने को, कुछ नहीं आएगा, बस आपको समझना है। तो इनका ये भी कहना था कि जो आपका संगीत की ध्वनियाँ होती है ना, सारे गामा पाधा नीसा, तो पहला वाला जो स्वर है वो लास्ट वाला जो 8वां स्वर है, दोनों क्या है, मैच करते हैं ना, वैसे ही उसी आधार पर इन्होंने अपना अष्टक नियम बना दिया था। ठीक है, तो मैं उस नियम का भी थोड़ा सा यहाँ पर आपको जिक्र कर देती हूँ। कहने का मतलब इनका क्या था कि हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखती हूँ साइड में, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक नंबर भी सेम ऐसे ही हैं। इसका 1 रहेगा, हीलियम यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, तो उसको रहने दो, इसका 1, इनका 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जब अगला आएगा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जो है वो किसकी तरह बर्ताव करेगा, हाइड्रोजन की तरह। इस तरीके से इन्होंने इसको अरेंज किया था। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो ये देखो, ये 7 तत्व हो गए। इनके बाद जब 8वां तत्व आया, वो 8वां तत्व पहले वाले की तरह ही बर्ताव करता है, ये इन्होंने ये बात कही थी। ऐसे जब आप फ्लोरीन के बाद चलेंगे तो इसके लिए आपको आवर्त सारणी तैयार होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर तैयार होने चाहिए। उनका कोई काम नहीं यहाँ पर, इसलिए आलतू फालतू की चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। ठीक है ना, चलिए चलो अब आगे बढ़ते। यहाँ से आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी इन्होंने बहुत अच्छे से अरेंज किया था, बट थोड़ी कमियां भी थी। होता है ना कि जब पहली बार कोई चीज़ करते तो उसमें कमियां होती, बाद में उनमें संशोधन होता जाता है। मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में जो भी उस समय तत्व ज्ञात थे, लगभग आपके 57 होंगे या 55 होंगे, तो उस समय ज्ञात तत्वों को श्रेणीबद्ध किया और एक सारणी प्रस्तुत की जो कहलाई है मेंडलीव की आवर्त सारणी।
अब हर एक आवर्त सारणी का आवर्त नियम होता है। आवर्त नियम का मतलब है कि वो जो सारणी है वो किसके क्रम में अरेंज की गई है, परमाणु क्रमांक के क्रम में करी गई है, तत्वों को परमाणु क्रमांक के क्रम में रखा गया या परमाणु भार के क्रम में रखा गया, वहीं से बनता है आवर्त नियम। तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, इन्होंने बनाई थी परमाणु भार के, ठीक है, इन्होंने जो तत्वों को अरेंज किया था वो किया था परमाणु भार के क्रम में। इसीलिए इसका जो आवर्त नियम बनेगा वो क्या बन जाता है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अब जैसे कोई आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के उस हिसाब से अरेंज करी गई है तो वहाँ पर इसका आवर्त नियम क्या बन जाएगा उसका, कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते। तो आवर्ती फलन जो आवर्त नियम है इसको याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम लिखिए या मोजले की आवर्त सारणी का आवर्त नियम लिखिए, तो आवर्त नियम आपको पता होने चाहिए। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी इसकी विशेषता भी यही है कि ये परमाणु भार के अनुसार बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, अर्थात आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया था। अब आवर्त सारणी जो आपकी होती है उसको मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए इस तरीके से बनेगी, ठीक है। इसमें ये आपकी रोज होती हैं और इस तरीके से आपके सीधे सीधे क्या बनाए जाते हैं, कॉलम बनाए जाते हैं। तो ये जो रो आपको दिख रही होंगी ना, इन रो को हम बोलते हैं क्या, आवर्त बोलते हैं। और जो कॉलम होते हैं इन कॉलम को हम बोलते हैं वर्ग, ठीक है। तो देखो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां होंगी, क्षैतिज पंक्तियां का मतलब होता है जो पड़ी लाइनें होंगी, ये जो बनी हुई है ना इस तरीके से, ये क्षैतिज पंक्तियां हमारी कहलाती हैं रो, और जो खड़ी लाइन होती हैं वो कहलाते हैं हमारे वर्ग, ठीक है। ये जो खड़ी लाइनें बनी हुई है कहलाएंगे वर्ग। इन दोनों को ध्यान रखना कि आवर्त और वर्ग क्या होते हैं। जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होंगी वो होती हैं हमारी वर्ग, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं वो होती हैं आवर्त। आगे बढ़ते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी आवर्त और कितने वर्ग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 12 आवर्त हैं और 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे, 8 वर्ग थे और 12 आवर्त थे इनकी सारणी में। इनकी सारणी मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये रही इनकी आवर्त सारणी। ये देखिए यहाँ पर 12 आवर्त दिख रहे होंगे, एक इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, लास्ट में 12 नंबर है तो 12 आवर्त हैं। और वर्ग आप देख पा रहे होंगे, खड़ी लाइनें कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पर वर्ग हैं और 12 यहाँ पर आवर्त हैं। बहुत ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब इनकी आवर्त सारणी की विशेषता क्या है कि देखो इनकी आवर्त सारणी में आपको कहीं ना कहीं जगह खाली दिख रही होगी। ये खाली जगह जो है वो वैज्ञानिकों को नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करती है, ठीक है, जो खाली स्थान है। तो पहली विशेषता यहीं से आपकी बन जाएगी कि नए तत्वों की खोज के लिए ये प्रेरित करती है। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है इनकी आवर्त सारणी की, कि प्रत्येक आवर्त में तत्व परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। देख पा रहे होंगे अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो देखो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। परमाणु भार के जो आवर्त में जो व्यवस्थित किए गए वो परमाणु भार के बढ़ते हुए, ये जो आपको यहाँ लिखे हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, परमाणु भार लिखा हुआ है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, सॉरी एटॉमिक वेट कितना है, 7, इसका 9, इसका 11, 12, 14, 16, 19। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, बोरोन का 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का होता है 8। इसके बाद फ्लोरीन का होता है 9 इनका एटॉमिक नंबर है। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एटॉमिक वेट है, इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद देख लो इसकी आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सबके एटॉमिक वेट यहाँ पर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पर इसके बाद इस तरीके से देख पा रहे एटॉमिक वेट का जो क्रम है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो परमाणु क्रमांक के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में ही व्यवस्थित है, किसके, परमाणु भार के। ध्यान रखना, बार बार क्रमांक निकल रहा है मेरे मुख से, परमाणु भार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है आपकी, तत्वों के गुणों का अध्ययन करने में सुविधाजनक है। तो ये विशेषता हो जाएगी, जब अरेंज कर दिए तो उनके गुणों का अध्ययन हम आसानी से कर पाएंगे। इस आवर्त सारणी का कुछ दोष भी है। तो पहला दोष क्या है कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है,
ठीक है। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें गुण जो गुण समान प्रदर्शित कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो एक पहला तो इसका ये हो गया दोष। दूसरा, असमान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रख दिया, ये दूसरा इसका दोष हो गया। तीसरा, समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिक का मतलब है जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उनको यहाँ पर कोई स्थान नहीं दिया गया। क्या होंगे इसमें? परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार आपका अलग अलग होता है, उनको भी यहाँ कोई स्थान नहीं दिया। और हाइड्रोजन जो है उसका निश्चित स्थान नहीं है, इसका तो आपका आधुनिक आवर्त सारणी में भी कोई निश्चित स्थान नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही है, तो वो त्याग भी सकता है ना, इसलिए आपका उसका ना डामाडोल है, ऐसे मान के चलिएगा, उसका कोई स्थान है ही नहीं। तो इतने ही क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है आपका क्वेश्चन कि मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इस टॉपिक से आपका? तो पहला क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये बनता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम बताइएगा कि इसका आवर्त नियम क्या होता है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त हैं। ठीक है, और इसके बाद इनके गुण और दोष आपको शॉर्ट में लिखने को आते हैं, तो यहाँ से इनको तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी क्या है? तो क्या किया था मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा संशोधित करके एक आवर्त सारणी प्रस्तुत कर दी, जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, या फिर इसको हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से, या फिर मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। इसका आवर्त नियम क्या है? तो इसका आवर्त नियम है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होता है? तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन है। यानी कि जो मोजले वाली आवर्त सारणी है वो किस आधार पर बनी है? परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है। ठीक है, और जो मेंडलीव की थी वो किसके आधार पर बनी थी? परमाणु भार के आधार पर बनी थी। और वर्तमान में जो भी प्रचलित है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी हुई है, वो अभी आगे इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडिफाई होते हुए चलते गए आगे। और इसके बाद इम्पॉर्टेंट है आपका एक नोट कि परमाणु जो क्रमांक होता है, जितना परमाणु क्रमांक होगा एलिमेंट का उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था। ऑक्सीजन है तो 8 उसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, और उसका परमाणु क्रमांक भी 8 है। ठीक है, अब आते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता ये है कि इस आवर्त सारणी में 7 वर्ग हैं। कितने 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं इसमें? 7 आवर्त हैं और 9 वर्ग हैं, और इन 9 वर्ग को 9 उपवर्गों में बांटा गया। तो टोटल यहाँ पर जो कॉलम आपको दिखेंगे वो कितने दिखेंगे? 18 कॉलम दिखते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, 18 समूह बोल सकते हैं। अगर वर्ग शब्द नहीं लिख के आया तो समूह लिख करके आएगा। कितने समूह हैं? तो 18 हैं यहाँ पर। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 2 हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप, उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो तत्व कहलाते हैं धातुएं। ठीक है, वो जो दोनों आपकी कॉलम आगे के दिखेंगे वो तत्व धातुएं। लास्ट में आपका एक 0 ग्रुप बनाया है, उसमें नोबल गैसें रखी गई हैं जिनको हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, जिसमें आपकी आर्गन, जिनॉन ये सारी आ जाएंगी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये वाली। ठीक है, हाइड्रोजन को पहले आवर्त व पहले वर्ग में रखा गया है, और लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी को भी अलग से स्थान दिया गया। ये लेंथेनाइड, एक्टिनाइड क्या है, ये तत्व धातुएं क्या हैं, या प्रारूपिक तत्व, आपने काफ़ी सारे वर्ड सुने होंगे, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी सिर्फ यहाँ विशेषताएं ही बताई जा रही हैं। ठीक है, इनकी आवर्त सारणी देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी, दिख रही होगी यहाँ पर। देखो यहाँ पर कितने आवर्त हैं, तो देखो 7 आवर्त हैं। ये जो आपकी रो होंगी इनको ही हम बोलते हैं आवर्त, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? ये हैं आपके ग्रुप। तो इसमें स्टार्टिंग में देखिए कितने हैं मेन ग्रुप? मेन 8 हैं, रोमन नंबर्स में आपको 8 दिख रहा होगा यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपके ग्रुप हैं। इसके बाद 8 और एक ये 9, क्या बोल रही हूँ मैं, 9 है, 9 आपके ग्रुप हैं। इन 9 को भी बांट दिया गया है 2-2 में, तो इस तरीके से आपके 18 यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है,
चलिएगा, तो इस तरीके से आपके 18 बन जाएंगे यहाँ पर। और ये देखिए इस तरीके से इनको, ये जो आपका दिख रहा होगा, ये एक जैसा बर्ताव प्रदर्शित करने वाले हैं, ये एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे रासायनिक गुण के आधार पर। नीचे जो आपको 2 लाइन दिख रही हैं, ये है आपकी लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज को अलग से दिखाया गया है, हाइड्रोजन को यहाँ ऊपर दर्शाया गया है। ये रहा आपका हाइड्रोजन। इसके बाद ये जो जीरो ग्रुप आपको दिख रहा है, इस पूरे के पूरे जीरो ग्रुप में कैसी गैसें हैं? अक्रिय गैसें, जो क्रिया नहीं करती हैं, किसी भी से भी क्रिया नहीं करेंगी। अक्रिय गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये यहाँ पर गैसें दर्शाई गई हैं। तो ये थी मोजले की आवर्त सारणी, जो किस पर आधारित थी? आपकी मोजले की जो आवर्त सारणी है वो आधारित है किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपकी इस टाइम पे चल रही है वो कौन सी आवर्त सारणी है? तो वो है दीर्घाकार आवर्त सारणी। कौन सी है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं इस आवर्त सारणी का दोष क्या है। पहला दोष इसका है कि इसमें हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन, इनके अनुसार ये था कि हाइड्रोजन इस वाले सीरीज में भी, इसका जो कॉलम है यहाँ पर भी बढ़ता, मतलब इन तत्वों के जैसा व्यवहार भी प्रदर्शित करता है, इस वाली लाइन के जैसा, और जो फ्लोरीन वाली लाइन है इनके जैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इसको दोनों में रखा है इन्होंने। तो वही है हाइड्रोजन की स्थिति, ये क्लियर नहीं है कि कहाँ पर इसको रखा गया है। उसके बाद इनका है कि समस्थानिकों को भी यहाँ पर एक निश्चित स्थान नहीं दिया गया, ये इसके दोष हैं। अब इसके बाद जो आपकी आएगी वो आएगी दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो आज मैं इतना ही रखूँगी। जब मैं आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी बताऊँगी वहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर करूँगी, जैसे आपका प्रारूपी तत्व हो गए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होना, मैं ये करवाऊंगी आपको। प्रारूपिक तत्व हो गए, सेतु तत्व हो गए, ठीक है। जो आवर्त गुण होते हैं ना, आवर्त में गुण, जैसे विद्युत ऋणात्मकता हो गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गया, इनमें क्या फ़र्क पड़ता है वो सारा का सारा मैं आपको वहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।